हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपके अपने चैनल हैंड नोट्स मोटो पे। जैसे कि जो सर की जो बुक है 7 फेयर वाली सीरीज़, मैं इसको स्टार्ट कर दिया हूँ पढ़ाने के लिए। कल मैं इसको स्टार्ट कर दिया था। कल मैं 1 घंटा तक क्लास पूरा किया, कंप्लीट किया था। और आज मैं उसके आगे से इस क्लास को स्टार्ट करूँगा। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। गाइस देखिए, कल हमने क्या किया था कि 20 पेज तक कंप्लीट कर लिया था। आज उसके आगे हमको करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ से हमको क्या करना है कि इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। देखिए गाइस क्या कर रहा है कि नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी थी। कौन थी? तो पूछेगा कि नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो विद्या देवी भंडारी थी ना। तो नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? विद्या देवी भंडारी थी ना। तो नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? विद्या देवी भंडारी थी ना। फिर पूछेगा नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, जहाँ दक्षिण व सार्क का मुख्यालय है। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय कहाँ हमारा? सार्क का मुख्यालय कहाँ हमारा कि का मतलब कि दक्षिण व सार्क का मुख्यालय कहाँ? काठमांडू में। काठमांडू कहाँ? नेपाल में। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुर है, कोट्टे, ठीक है ना। तो श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुर कोट्टे है। क्या है? श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुर कोट्टे है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। ये मेरे पुलिस एग्जाम में प्रश्न आया था कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ये ढाका है, ठीक है ना। और मुद्रा क्या है? टका है, ढाका टका। फिर क्या? भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी क्या? थिम्पू है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। यहाँ से हमको 3 राजधानी मिली। नेपाल की राजधानी काठमांडू, श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुर, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, भूटान की राजधानी थिम्पू। 4 राजधानी यहाँ से मिली, ठीक है। तो हमको इस बात को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि पूरे पेज ले लेते हैं ना। हाँ बस कंप्लीट। म्यांमार से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य क्या है? उत्तर से दक्षिण को। म्यांमार से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कौन सी है? तो देखो कौन है ना, अरुणाममी, मतलब अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाममी। नेपाल से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कौन से? अरुणाममी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। फिर देखिए क्या करा गाइज कि विश्व के प्रमुख मरुस्थल मतलब कि देखिए मरुस्थल क्या है? देश है। कौन सा मरुस्थल किस देश में है? जैसे कि दे ना कि अटका मकान, टकला मकान कहाँ है? चीन में। कहाँ है? चीन में। चीन के लोग क्या होते हैं? टकला होते हैं। टकला मकान, तो चीन में क्या है? टकला है। तो चीन के लोग क्या होते हैं? टकला होते हैं। तो टकला मकान हमारा कहाँ है? चीन में है। फिर मेटागोनिया अर्जेंटीना में है। गोबी क्या है कि जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गोबी मरुस्थल का है? मंगोलिया व चीन में है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा। क्या इंपॉर्टेंट है? गोबी मरुस्थल ना। तो गोबी मरुस्थल हमारा कहाँ है? मंगोलिया व चीन में है ना। फिर रब उल खाबी सऊदी अरब में। कहाँ है? सऊदी अरब में। रब उल खाबी कहाँ है? सऊदी अरब में। फिर कहा है कीजल कुम मरुस्थल उज्बेकिस्तान में है। फिर दस्त ए कबीर ईरान में है। फिर दस्त ए लूट ईरान में है, ठीक है। फिर पूछा है कि आटाकामा चिली में है ना। आटाकामा मरुस्थल कहाँ है? चिली में। कहाँ है? चिली में। आटाकामा मरुस्थल कहाँ है? चिली में हमारा। फिर क्या है? ग्रेट विक्टोरिया कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट विक्टोरिया कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तंजानी मरुस्थल कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। तो ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में, तंजानी मरुस्थल विक्टोरिया मतलब कि कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है? पृथ्वी सम्मेलन के बारे में दिया है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जनेरियो मतलब ब्राज़ील में वर्ष 1992 में हुआ था। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में हुआ था, 1992 में हुआ था ना। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन
UNCFFC का गठन हुआ, जो 1994 में प्रभावी रूप से स्थापित हुआ है। ठीक है, तो हमें रखना है कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कब हुआ था, 1992 में हुआ था, कहाँ हुआ था, ब्राज़ील, रियो डी जनेरियो में। ठीक है, हमें इस बात को याद रखना है, यहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है, नेक्स्ट गाइस क्या कर रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि UNFCCC नामक संस्था प्रति वर्ष 1955 से जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर चर्चा करने हेतु एक बैठक का आयोजन विश्व स्तर पर करती है। इस बैठक को काप कहते हैं, जिसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है ना। वर्ष 2002 में पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग में हुआ था ना। तो पहले पूछेगा कि 2002 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो जोहान्सबर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था, जोहान्सबर्ग में हुआ था ना। तो 2002 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, जोहान्सबर्ग में हुआ था। ठीक है, फिर का 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू व कश्मीर व लद्दाख को नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जिसमें इनकी संख्या 9 हो गई। तो इस समय तो जम्मू कश्मीर की संख्या, यूटी की संख्या 8 ही है, लेकिन क्या बुलाया कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जिनकी इनकी संख्या क्या हो गई, 9 हो गई। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या दिया कि 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली व दमन दीव को मिलाया गया, जिससे यह केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई। तो वहाँ पे तो क्या हुआ कि यहाँ पे 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इनकी संख्या क्या हो गई थी, 9 हो गई थी। लेकिन फिर क्या, 26 जनवरी 2020 को ना, 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली व दमन व दीव को मिलाया गया, जिससे इन केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए क्या, भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो नैनीताल मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है ना। तो कहाँ है भारतीय मानक समय रेखा, कहाँ से गुजरती है, 5 राज्य से होकर गुजरती है। 5 राज्य से होकर गुजरती है ना। कौन कौन से, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। तो इसका क्या ट्रिक क्या है कि मानक समय रेखा के आदि में छाता उड़ा, आदि में छाता उड़ा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ा से उत्तर प्रदेश, तो उड़ा से उड़ीसा। तो हमारा क्या हो जाएगा कि आदि से 5 राज्यों से क्या हमारा मानक समय रेखा जाती है, जो 82.5 डिग्री पूर्व नैनी मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, जो कि मिर्ज़ापुर कहाँ है, प्रयागराज में है। तो ये प्रश्न गाइस बार बार बनता है, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले से मैं इसको लिख चुका हूँ। ठीक है, आदि क्या, यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश। ठीक है ना। तो हमारा क्या हो गया कि आदि में छाता उड़ा, आदि में छाता उड़ा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। हमें इसको क्या करना, ट्रिक को याद रखना है। ठीक है, फिर देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कहाँ हुआ था कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पहले तो होता है इसके जो ओजोन परत के लिए ना। तो देखो, ओजोन परत के संरक्षण के लिए 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल में सम्मेलन हुआ। क्या कह रहा है, फिर से पढ़ते हैं ना। ओजोन परत के संरक्षण के लिए 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल में सम्मेलन हुआ ना, जिसके उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस। ठीक है ना। तो हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए है, ओजोन परत के लिए है। कहाँ हुआ था, 16 सितंबर 1927 को, कहाँ, कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुआ था। इसलिए 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हम विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं ना। फिर जैव विविधता दिवस कब होते हैं, 22 मई को, जैव विविधता दिवस 22 मई को। ठीक है, अब गाइस देखिए यहाँ पे जल दिवस ना, अब पृथ्वी दिवस, जल दिवस, जैसे जल जल हमें पीने का कम रखें। जैसे मान लो कि कोई लड़का जैसे 22 मरचा खा गया, 22 मार्च मरचा खा गया, तो क्या हो जाएगा, पगला जाएगा, बोलेगा हमें जल दो, जल दो, जल दो, जल दो ना। तो हमें क्या हुआ कि जल दिवस हो जाए। तो 22 मरचा खा गया तो उसको जल चाहिए, तो 22 मार्च को क्या हो जाएगा,
जल दिवस हो जाएगा। ठीक है, फिर पूछा है कि 22 अप्रैल, अप्रैल में देखो प आ रहा है तो पृथ्वी दिवस, तो 22 अप्रैल को क्या है, पृथ्वी दिवस है। तो ऐसे आप लोग इसे याद रखें, क्योंकि अगर आ जाता है ना कि 22 अप्रैल 22 मार्च, तो ऐसे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम लोग को ऐसे पूरा कन्फर्म याद होना चाहिए कि तुरंत ऑप्शन में आया तो उसमें सोचना नहीं कि 22 अप्रैल है कि 22 मार्च है। देखो 22 मरचा खाए, पानी चाहिए, जल दिवस हो गया, जल चाहिए उसको, अब अप्रैल में हो गया पृथ्वी दिवस। ठीक है, अब देखिए गाइस कुछ जीआई टैग के बारे में दिए हैं सर ने। तो जीआई टैग के बारे में, जीआई टैग का पहले तो फुल फॉर्म देख लीजिए, ये भी पूछ सकता है होम गार्ड के लिए कोई, कि जीआई टैग का मतलब कि फुल फॉर्म क्या होता है, जियोग्राफिकल इंडिकेटर होता है। क्या होता है, इंडिकेटर। तो हमें इसको भी याद रखना है, तो जियोग्राफिकल इंडिकेटर होता है। ठीक है ना। देखो क्या होता है, भौगोलिक सांकेतिक अधिनियम 1919, भौगोलिक सांकेतिक अधिनियम 1919 में आया था। यह 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। जो जीआई टैग होता है ना, वो किसी को भी दिया जाता है तो कितने वर्ष के लिए जाता है, 10 वर्ष के लिए दिया जाता है ना। तो जीआई टैग कितने वर्ष के लिए दिया जाता है, हमारा 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। प्रथम जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया। तो गाइस ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और कभी कभी बार बार बन जाता है मतलब पेपर में। क्या कहा है कि प्रथम जीआई टैग कहाँ मिला था, दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। किसको दिया गया था, दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था प्रथम जीआई टैग ना दिए। फिर कहा कि शाही लीची का जीआई टैग बिहार को दिया गया था। शाही लीची का जो जीआई टैग है किसको दिया गया था, बिहार को दिया गया था। शाही लीची का जीआई टैग ना बिहार को दिया गया था। फिर पूछा है कि तेजपुर लीची जीआई टैग असम को दिया गया था। तेजपुर लीची जीआई टैग किसको दिया गया था, असम को दिया गया था। फिर खोला मिर्च, मोइरा, खेला, हरमल मिर्च का जीआई टैग गोवा को दिया गया था। ठीक है, किसको दिया गया था, गोवा को दिया गया था। बस। फिर देखिए क्या करा है कि रोग के बारे में ये देखते हैं। रोग, ब्लू बेबी सिंड्रोम की मतलब कि क्या, नाइट्रेट की अधिकता से होता है। तो गाइज यहाँ से तो पक्का समझो कि यहाँ से देखिए एक प्रश्न तो फिक्स है। ठीक है, कोई ना कोई प्रश्न किसी न किसी शिफ्ट में पक्का आएगा। ठीक है, देखिए क्या है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है, ये पूछ देगा कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हमारा नाइट्रेट की अधिकता से होता है। ठीक है, कार्डियम की अधिकता से हमारा इटाई इटाई रोग होता है। कार्डियम की कैडमिनियम कैडमियम की अधिकता से हमारा इटाई इटाई रोग होता है। तो बार बार प्रश्न पूछ चुका है, इटाई इटाई रोग किसकी अधिकता से होता है, हमारा कैडमियम की अधिकता से होता है। उसके बाद क्या होता है कि मरकरी की अधिकता से मिनी माता रोग होता है। अगर जहाँ मरकरी की अधिकता है ना, तो वहाँ से मिनी माता रोग हो जाएगा। क्या है, मरकरी की अधिकता से हमारा क्या होता है, मिनी माता रोग होता है। क्या होता है, मिनी माता रोग होता है। फिर फ्लोराइड की अधिकता से दांत संबंधित रोग होते हैं ना, फ्लोराइड की अधिकता से हमारा क्या होता है, दांत संबंधित रोग होता है ना। फिर प्रथम संविधान संशोधन 1991 के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी ना। जो 9वीं अनुसूची है उसको हम क्या कहते हैं कि जोड़े गए थे प्रथम संविधान संशोधन द्वारा, मतलब कि 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अब देखिए गाइज क्या है कि पहले क्या था ना कि हमारा जो कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं, प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जाएगा। लेकिन बाद में मतलब कि उसमें क्या है कि संशोधन किया गया था। तो पहले इस संशोधन में क्या जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा उसमें 3 शब्द पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी जोड़ी गई थी। तो आइए इसको देखते हैं हम कि 42वें संविधान संशोधन के तहत सिर्फ एक बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ। 42वें संविधान संशोधन के तहत सिर्फ एक बार प्रस्तावना में क्या हुआ, संशोधन हुआ, जिसके तहत प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे ना, ये। देखिए क्या क्या भारत की स्थिति व विस्तार, भारत की स्थिति और स्थिति विस्तार के बारे में था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान है, तो 7वां। जैसे कि रुक चीन अब भारत आया, ऐसे है ना, रुक चीन अब भारत आया, तो ऐसे का क्या है, इसका शुद्ध अर्थु होता है। तो देखो इसे क्षेत्रफल की दृष्टि से कुल मिला के 7वां है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि भारत की कौन सा स्थान है, 7वां। पहला क्षेत्रफल की दृष्टि पहले रूस का क्षेत्रफल बड़ा है, फिर कनाडा का है, फिर चीन का है, फिर संयुक्त, फिर अमेरिका का है, फिर क्या है ब्राज़ील का है, फिर क्या है हमारा ऑस्ट्रेलिया का, तब भारत का है। तो भारत का हमारा क्षेत्रफल किसका कितना है,
7वां है, पहला किसका है, रूस का है। ठीक है, फिर देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। आ गया ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में चौथा स्थान है, 7वां स्थान है। तो विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5% भारत में स्थित है। पूरे विश्व की जनसंख्या का ना 17.5%, जिसको हम बोलते 16.16, ये तो वो तो उत्तर प्रदेश थी ना, पूरे भारत की जनसंख्या को उत्तर प्रदेश, तो पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% भारत में स्थित है। ठीक है, फिर क्या, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.4 है। पूरे 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 विश्व के क्षेत्रफल को पूरे विश्व का क्षेत्रफल का 2.4 का भारत का क्षेत्रफल है। मतलब पूरे विश्व का क्षेत्रफल क्या है हमारा, 20,000 है। तो वहाँ से 2.4 निकालेंगे हम, तो जीरो से जीरो कट जाएगा, फिर है जीरो, 24 गुना के 48, तो यहाँ से काट दो, तो 20 क्या, 48 क्या है, भारत का है, भारत का क्षेत्रफल है। तो ऐसे क्या है कि पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% हमारा क्या है, भारत का क्षेत्रफल है। भारत का मुख्य क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। तो हमारा भारत का कुल क्षेत्रफल कितना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ना। फिर हेनले लूप संरचना, क्या हेनले लूप संरचना क्या होती है, हेलने लूप संरचना का संबंध शरीर के किडनी से होता है। किससे संबंधित है, शरीर के किडनी से। किससे संबंधित है गाइज, हेलने लूप संरचना का संबंध शरीर के किडनी से है ना। फिर देखो किडनी का अर्थ क्या होता है, रक्त का शुद्धिकरण होता है। तो गाइज ये प्रश्न बार बार पूछना है कि किडनी का काम क्या होता है, किडनी का कार्य क्या होता है। किडनी का कार्य क्या होता है, रक्त का क्या करना, प्यूरिफिकेशन करना, रक्त का शुद्धिकरण करना। तो रक्त का शुद्धिकरण करना हमारा किडनी का काम होता है। किडनी की इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन होती है ना। किडनी के स्टडी ऑफ किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं ना। तो किडनी की इकाई क्या होता है, नेफ्रॉन होती है। क्या होती है, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन। ठीक है ना, और वही नेफ्रोलॉजी हो जाएगा किडनी के अध्ययन को। हेनले लूप का कार्य जल का अवशोषण करना होता है। जल का अवशोषण करने का कार्य क्या होता है, हेनले लूप होता है। ऊंट व लामा में आरबीसी नहीं पाए जाते, आरबीसी केंद्रक में पाया जाता है। ऊंट और लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। मतलब कि आरबीसी में ना केंद्रक पाया जाता है, ऊंट और लामा। तो पूछेगा कि किसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, ऑप्शन देगा वो किसके आरबीसी में क्या है ना, कि न्यूक्लियस पाया जाता है। तो न्यूक्लियस हमारा पाया जाएगा किसमें में, ऊंट, ऊंट, कैमल एंड लामा। ठीक है, कैमल और लामा। तो पूछेगा कि हमारा आरबीसी न्यूक्लियस पाया जाता है कौन, कैमल और लामा में ना। फिर देखिए क्या है कि प्रमुख नदी, नदी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। नील नदी, यह नदी दो नदियों के आपस में मिलने से बनती है। नील नदी ना क्या है कि दो नदियों से आपस में मिलती है, पहला श्वेत नील फिर नीली नील। श्वेत नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है, और यह नदी युगांडा, दक्षिण सूडान व उत्तरी सूडान से बहती है। और उत्तरी सूडान की राजधानी क्या होती है, खार्तून में। उत्तरी सूडान की राजधानी क्या है, खार्तून। तो क्या आती है, खार्तून में श्वेत नील में नीली नदी मिल जाती है, तब इसे नील नदी कहा जाता है। कहाँ, खार्तून में। खार्तून क्या है हमारा, खार्तून क्या है हमारा कि उत्तरी सूडान की राजधानी है। तो उत्तरी सूडान की राजधानी हमारी क्या है, खार्तून है। ठीक है, खार्तून। नेक्स्ट गाइज क्या दिया है कि टाइबर नदी एपेनाइन पर्वत से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। रोम इटली मुहाने पर स्थित है। टाइबर नदी एपेनाइन पर्वत से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है, इसमें मुहाने पर स्थित है। तो गाइस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अगर चाहें तो आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, देखिए डेन्यूब नदी, डेन्यूब नदी क्या है, इस नदी का उद्गम जर्मनी देश में स्थित ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से होता है। किससे होता है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से होता है। डेन्यूब नदी का उद्गम क्या होता है ना, डेन्यूब नदी का उद्गम, इस नदी का उद्गम जर्मनी देश में स्थित ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से होता है। तो देखिए गाइज अभी राजधानी पढ़ा से पहले कुछ बात कर लेता हूँ मैं। देखिए गाइज अभी मैं इसको जब कंप्लीट करा लूँगा ना, तो अभी तो मैं इसमें जो जो पढ़ा रहा हूँ, जितने सर दिए हैं सब इंपॉर्टेंट है उनके लिए, ऐसी बात नहीं है। तो हमें सब कुछ पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमें इसको क्या करेंगे, अभी देखिए हमारा यूपीपी का और होमगार्ड का एग्जाम है। तो हमें यूपीपी का तो अभी छोड़ दी थोड़ा, लेकिन हमें क्या, होमगार्ड। होमगार्ड क्या है ना कि होमगार्ड में देखिए पूरा जीएस पूछ रहा है। इस होमगार्ड के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कंप्लीट करा रहा हूँ। ठीक है ना, इसको मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। तो देखो होमगार्ड में क्या है ना कि जब जीएस पूछ रहा है पूरा, तो पूरे जीएस आएंगे। तो इससे ज़्यादा मतलब कि समझो कि ज़्यादा गहराई में, पुलिस से तो नीचे ही आएगा, अब ज़्यादा गहराई में नहीं जाएगा। ये समझो कि बहुत ही बेस्ट बुक है होमगार्ड के लिए। ठीक है, जीके जीएस के लिए। अभी तो मैं इस बुक को कंप्लीट कराऊंगा, तो इसमें जो मेन मेन पॉइंट होगा उसका
उसका मैं मैराथन लेकर आऊँगा 6 से 7 8 घंटे जो भी होगा, तो 6 से 7 8 घंटे में इसकी बुक के जो मेन निचोड़ है ना उसको मैं कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो क्या गाइस आगे देखिए क्या है। यह नदी 5 देशों की राजधानी से होकर गुजरती है। कौन? डेब्यू नदी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? वियना। स्लोवाकिया की राजधानी क्या है? ब्राटिस्लावा। हंगरी की क्या है? बुडापेस्ट। सर्बिया का क्या है? बिलग्रेड। सोमानिया का है? बुडारेस्ट, बुखारेस्ट ना। तो हमारा ऑस्ट्रेलिया का वियना, ऑस्ट्रेलिया का वियना, स्लोवारिया स्लोवा स्लोवाकिया का क्या हो जाएगा? ब्रस्टिस्लावा। हंगरी का क्या हो जाएगा? बुजापेस्ट। सर्बिया क्या हो जाएगा? बिलग्रेड। रोमानिया का क्या हो जाएगा? बुखारेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है। डिन्यू नदी को ग्रीन नदी भी कहा जाता है। डिन्यू नदी को ग्रीन नदी भी कहा जाता है। हंगरी में घास के मैदान को पूछताछ कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। ठीक है ना, तो हमें याद रखना है। अर्जेंटीना में घास के मैदान को हंगरी में घास के मैदान को अब पूछताछ कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहते हैं। अर्जेंटीना में क्या कहते हैं? पैम्पास कहते हैं। अर्जेंटीना में पैम्पास कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए क्या है कि हडसन नदी, यह संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रमुख नदी है, जिस पर क्या है कि न्यूयॉर्क शहर बसा है। तो कभी कभी पूछ देता है कि न्यूयॉर्क शहर किस नदी पर बसा है, तो न्यूयॉर्क शहर हमारा हडसन नदी पर बसा है। कहाँ पे बसा है? हडसन नदी पर बसा है ना, न्यूयॉर्क शहर हमारा हडसन नदी बैठा है। फिर क्या है कि पोटोमेक नदी पर संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी स्थित है। फिर फाइबर ऑप्टिकल्स, देखो ये गाइस जो कि बहुत ही है, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, TIR। फिर देखो फाइबर ऑप्टिकल्स क्या होता है ना, फाइबर ऑप्टिकल्स का जनक नरिंदर सिंह कपानी है, जिन्हें वर्ष 2001 में पद्म विभूषण मिला था। फाइबर ऑप्टिकल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन पर। तो हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर हमें फाइबर ऑप्टिकल फाइबर्स को याद रखना है। ठीक है, एक प्रश्न बनता है। फिर गाइस क्या है? जनजाति। क्या है? जनजाति। तो थोड़ा जनजाति भी देख लेते हैं हमें क्या है। अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर के मध्य मलाक्का जल संधि है। जनजाति नहीं गए, सॉरी गए, जल संधि है ना। तो क्या है कि अंडमान शहर और दक्षिणी चीन सागर के मध्य मलाक्का जल संधि है ना। अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर के मध्य क्या है? मलाक्का जल संधि है ना। फिर फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य हारमुज जल संधि है। क्या है? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य क्या? हारमुज जल संधि है। फिर भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर के मध्य जिब्राल्टर संधि है। क्या है? भूमध्य सागर और जो जिब्राल्टर संधि मतलब अटलांटिक महासागर के दम। लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य सुएज नहर है। क्या है? सुएज नहर। ठीक है, फिर देखिएगा इस खेल से देखते हैं। उबेर कप व थॉमस कप का संबंध किससे? बैडमिंटन से। तो देखो गाइस बैडमिंटन से, जो कि बहुत ही मोस्ट बार बार पूछता है। बैडमिंटन, उबेर और थॉमस। ठीक है, था। तो बैडमिंटन क्या है? उबेर और थॉमस कप का संबंध है। ठीक है, फिर देखिए कि नंदू नाटेकर प्रथम भारतीय जिन्होंने 1956 में बैडमिंटन में अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता था। तो नंदू नाटेकर प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने 1956 में बैडमिंटन में अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता था ना। फिर देखो बैडमिंटन ट्रॉफी का संबंध रोइंग्स नौका दौड़ से है। बैडमिंटन ट्रॉफी का संबंध किससे? रोइंग्स नौका दौड़ है। और देखो यहाँ पे डेविस जो ना, डेविस बार बार पूछता है। तो डेविस किससे है? टेनिस से। DT किससे है? डेविस कप किससे है? टेनिस से। तो डेविस कप किससे? टेनिस से। डी से डे और टी, DT। DT का, और डेविस कप टेनिस से ना। डेविस कप किससे होगा? टेनिस से। ठीक है, तो हमें यहाँ से यही से पूछता है कि उबेर कप थॉमस कप किससे? बैडमिंटन समझ है। डेविस कप किससे? टेनिस से ना, DT। सीके नायडू ट्रॉफी के क्रिकेट से। सीके नायडू ट्रॉफी किससे? क्रिकेट से। सीके नायडू की बेटी चंद्रा नायडू पहली भारतीय कमेंटेटर थी। तो पहली भारतीय महिला कमेंटेटर कौन थी? तो सीके नायडू की बेटी कौन? चंद्रा नायडू। तो पहली भारतीय महिला कमेंटेटर थी। ठीक है, अब कुछ ट्रॉफी देखते हैं। ठीक है ना, देखिए क्या है। थॉमस कप और उबेर कप बता दिया आप लोगों को किससे है? बैडमिंटन से। थॉमस कप और उबेर कप।
थॉमस कप उबेर कप ना। थॉमस कप उबेर कप किससे, बैडमिंटन से है। डुरंड कप किससे है, फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी भी फुटबॉल से है। तो ये दोनों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डुरंड कप और संतोष कप फुटबॉल से, तो इसका देखो फुटबॉल से यफ से हो गया, और यफ से क्या हो जाए, डी यस, डी यस, यफ डी, यफ बराबर डी एस। तो यफ क्या हो जाए, फुटबॉल से संबंधित है कौन, डुरंड कप और संतोष ट्रॉफी ना, ये हो गया। फिर देखो राइडर कप गोल्फ से है ना, तो राइडर कप गोल्फ से है। राइडर कप किससे है, आरजी विक्रमजीत हुआ ना, आरजी विक्रमजीत। तो आर से क्या हो जाएगा, राइडर कप क्या हो जाएगा, राइडर कप किससे हो जाएगा, गोल्फ से हो जाएगा, ठीक है। देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से है ना, दिलीप ट्रॉफी भी हमारा क्रिकेट से है, ठीक है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से है। सुल्तान आजम शाह ट्रॉफी हॉकी से है। सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी से। मोहन बागान कप का फुटबॉल से है, ठीक है। नेक्स्ट गाइस देखिए क्या है कि भारत की सीमा पर स्थित पड़ोसी देश की लंबाई, भारत की सीमा पर स्थित पड़ोसी देश की लंबाई, तो देखो सबसे ज़्यादा किसके, बांग्लादेश की है। तो ये बार बार प्रश्न यहाँ से क्या बनता है, बांग्लादेश का बनता है। सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन, बांग्लादेश है ना। तो बांग्लादेश का 40,497.7 है, ठीक है। चीन का कितना है, 3,488 है ना। पाकिस्तान के क्या, 3,323 है। नेपाल के क्या है, 1,751। म्यांमार का क्या है, 1,663 है। फिर भूटान के क्या है, 699 है। अफगानिस्तान के 116। तो इसमें कुछ नहीं याद रखना है हमें, ठीक है। बचपन में एमबीए किया तो बचपन में एमबीए किया, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ये तो ठीक है। लेकिन देखिए हमें क्या करना है, हमें मेन याद रखना है, पहले हमें बांग्लादेश को याद रखना है। सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य तो बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश तो कौन है, बांग्लादेश, ठीक है ना। उसके बाद कौन है, अफगानिस्तान। तो बांग्लादेश की सीमा याद रखना है, अफगानिस्तान की सीमा बना 106 किलोमीटर बस बनाता है, ठीक है। देखिए गाइस क्या, ओके गाइस, कोई भी वर्ड बोलने में मैं अगर कोई त्रुटि कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए क्षमा मांगता हूँ मैं आप लोग से, ठीक है। फिर क्या है कि भारत में कुछ मतलब कि कुछ 43 विश्व धरोहर हैं, जिनमें से 35 संस्कृति और 7 प्रकृति और एक मिश्रित विश्व धरोहर है। तो अब तो विश्व धरोहर की संख्या ज़्यादा होगी, जब मैं पढ़ाऊँगा स्ट्रेटेजी के मतलब कि ताज़ा वाला उसके करंट अफेयर्स, तो उसमें सब कुछ बताऊँगा सब, ठीक है। भारत का एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर कौन है, कंचनजंगा। अब हमें इसको याद रखना है कि भारत का एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर कौन है, तो कंचनजंगा है। तो भारत का एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर कौन है, तो हमारा कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है ना। फिर कहा है कि कुल 43 विश्व धरोहर में से 2 शहर, अहमदाबाद 2017 में और जयपुर 2019 में। चंडीगढ़ का कैपिटल कैंपबेल को ली कार्बूसियस ने तैयार किया था ना। जर्मन सिल्वर में तांबा, जिंक व निकिल पाई जाती है। जर्मन सिल्वर में तांबा, जिंक व निकिल पाई जाती है। अब देखिए भारत के परमाणु विद्युत ग्रह, परमाणु विद्युत ग्रह कहाँ, जैसे कि तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में। तारापुर महाराष्ट्र में। रावत भाटा राजस्थान में। कलपक्कम तमिलनाडु में। नरोरा उत्तर प्रदेश में। काकरापार गुजरात में। कैगा कर्नाटक में। कुंडनकुलम तमिलनाडु में ना, रूस की सहायता से निर्मित है कुंडनकुलम। तो हमें भारत का जो कि परमाणु विद्युत ग्रह, इसको भी याद रखना है। तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में। रावत भाटा का राजस्थान में। आर, दो आर, फिर क्या है कि TRTM। फिर उसके बाद क्या है कि इसको ऐसे याद करो, ये याद हो जाता है, ठीक है। देखो तारापुर का है महाराष्ट्र में, रावत भाटा का है राजस्थान में, कलपक्कम का है तमिलनाडु में, नरोरा का है उत्तर प्रदेश में, काकरपारा का है गुजरात में, काकपवरा पार, ककरा पार का है गुजरात में, कैगा कर्नाटक में, क से कैगा, क से कर्नाटक, कैगा में, कुंडन तमिलनाडु में, कुंडन कुलम का है तमिलनाडु में, ठीक है। देखिए गाइस क्या कर रहा है कि भाभा परमाणु अनुसंधान के, जिसको कहते हैं बार्क बोलते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ना, तो इसको हम बोलते हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय ट्राम्बे महाराष्ट्र में है। कहाँ है, ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। स्थापना 3 जनवरी 1954 को हुई थी। तो हमें बार्क के बारे में याद रखना है, जैसे कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है, इसकी स्थापना 3 जनवरी 1954 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ है, ट्राम्बे महाराष्ट्र में, ठीक है। हमें इस बात याद है। फिर गाइस देखिए क्या है ना कि प्रमुख पुस्तक आइए देखते हैं। इंडिया स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस।
इंडिया स्ट्रगल किसकी है? सुभाष चंद्र बोस की है ना। फिर बंदी जीवन रचिंद्रनाथ सान्याल की है। बंदी जीवन किसकी है? रचिंद्रनाथ सान्याल की। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की है। गुलामगिरी ज्योतिबा बाई फूले की है। तो इंडिका इसका सुभाष चंद्र बोस की, बंदी जीवन रचिंद्रनाथ सान्याल की, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की, गुलामगिरी ज्योतिबा फूले की। फिर क्या कि बंदी जीवन पुस्तक को क्रांतिकारियों की बाइबिल कहा जाता है। तो बंदी पुस्तक के जीवन को क्रांतिकारियों की बाइबिल कहा जाता है ना। फिर क्या है कि प्रमुख अभियान, क्या है? प्रमुख अभियान। देखो हमें इसको अच्छा से याद करना गाइस। जो ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत कहाँ है? सियाचिन लद्दाख विजय 1984 पे चलाया गया था। तो ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है? सियाचिन लद्दाख विजय ना। तो लद्दाख विजय तो कहाँ है? सियाचिन लद्दाख विजय ऑपरेशन मेघदूत ना। ऑपरेशन कहाँ है? विजय। ऑपरेशन विजय ना कब हुआ था कि 26 जुलाई 1999 को कारगिल विजय के लिए लद्दाख में चलाया गया था ऑपरेशन विजय। ठीक है। ऑपरेशन पोलो मतलब 1948 में हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था ऑपरेशन पोलो के द्वारा। तो हैदराबाद के पोलो के द्वारा, ऐसे देखो पोलो से हैदराबाद का पूरा भारत में लिया के भाग खोलो। तो ऑपरेशन पोलो से हैदराबाद के भारत में मिला के भाग खोलो। तो हैदराबाद से क्या है कि ऑपरेशन पोलो से हैदराबाद को भारत में मिला के पूरा पोल खोल दे गल। तो हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया था ऑपरेशन पोलो द्वारा। ठीक है। नोल बरातू छत्तीसगढ़ में नक्सलवादियों के आत्मसमर्पण के लिए। फिर ना अभी देखिए प्रमुख रोग क्या है? प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ जनित रोग क्या होता है? प्रोटोजोआ जैसे कि पापा काम पे सोते हैं, पायरिया हो गया, काला जार हो गया, मलेरिया हो गया, पेचिस हो गया, निद्रा रोग हो गया। तो पायरिया हो गया, काला जार हो गया, अब मलेरिया हो गया, पेचिस हो गया, निद्रा रोग हो गया, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है ना। मलेरिया रोग क्या होता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है ना। इमारत का कुष्ठ रोग अम्लीय वर्षा को कहते हैं। देखो इसलिए देखेंगे इमारत का कुष्ठ रोग अम्लीय वर्षा के इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो ताजमहल का रंग धीरे धीरे पीला पड़ता जा रहा है, तो वो अम्लीय वर्षा के कारण ही हो रहा है। तो इमारत का कुष्ठ रोग अम्लीय वर्षा को कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट गाइस देखिए क्रिकेट। क्रिकेट भारतीय क्रिकेट टीम ने पहला डे नाइट मैच ईडन गार्डन को स्टेडियम कोलकाता में खेला था। तो भारतीय क्रिकेट टीम ने पहला डे नाइट मैच कहाँ? ईडन गार्डन कहाँ है? ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ? कोलकाता में खेला था। तो भारतीय क्रिकेट टीम ने पहला डे नाइट मैच ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में खेला था, जो भारत व बांग्लादेश के मध्य खेला गया था। कहाँ है? जो भारत व बांग्लादेश के मध्य खेला गया था। सबसे ऊंचा स्टेडियम धर्मशाला स्टेडियम है, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो सबसे ऊंचा स्टेडियम कौन है? धर्मशाला स्टेडियम है। कहाँ है? ईएचपी हिमाचल प्रदेश में ना। तो धर्मशाला स्टेडियम कहाँ है? हमारा हिमाचल प्रदेश में। सबसे ऊंचा स्टेडियम पूछेगा तो कौन है? धर्मशाला स्टेडियम है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है ना। फिर विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जो कि अहमदाबाद में है। तो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम पूछेगा तो कौन है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ है? अहमदाबाद में है। अहमदाबाद में। ठीक है ना। फिर का है कर्क रेखा। कर्क रेखा के बारे में जानते हैं। कर्क रेखा पहले बता दो कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है ना। मित्र पर गमछा झार बता दे तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है ना। तो इसको भी बता देते हैं हम आप लोग को। फिर देखो ऑप्शन भी दिया है कि जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, फिर मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। क्या हो गया? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है। कर्क रेखा। फिर क्या था? कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है और सबसे कम लंबाई राजस्थान में। गाइस ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर यहाँ से अगर अच्छा प्रश्न उठाया जाए तो ये तो पूछ सकता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? 8 राज्यों से। फिर राज्य देकर पूछेगा कि इसमें से कौन सा राज्य जो है कि कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो कोई एक दे देगा, है ना। यहाँ पे नेपाल दे दिया। फिर ऐसे पूछेगा कि तो मतलब ये तो ठीक है, फिर लेकिन पूछ देगा कि कर्क रेखा में सबसे अधिक लंबाई कहाँ पे, सबसे कम लंबाई कहाँ पे। तो कर्क रेखा जब ऐसे जाती है ना भारत से होके, जब ऐसे भारत से होके ऐसे ऐसे करके जाती है, रुके बता रहे हैं आप,
ऐसे होके ना, तो यहाँ से जब कर्क रेखा ऐसे जाती है तो सबसे कम लंबाई राजस्थान में होती है, सबसे अधिक लंबाई एमपी में होती है। तो सबसे अधिक लंबाई एमपी मध्य प्रदेश में, और सबसे कम लंबाई कहाँ, राजस्थान में है। गाइस जो कि बहुत ही मोस्ट और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ना। मानक समय रेखा व कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में मिलती है। मानक समय रेखा में बताए थे आप लोग को ना कि मतलब क्या है ना कि मतलब कि क्या है कि कैसे रहा ट्रिक थे, उसके लिए ट्रिक थी कि मतलब कि छाता उड़ा ना, छाता उड़ा, बारिश में छाता उड़ा, तो वो जैसे कि होता वो आंध्र प्रदेश था ना, और उसके बाद क्या था कि छत्तीसगढ़ था ना, फिर यूपी था, फिर उसके बाद ऐसे मतलब 5 राज्यों से होकर गुजरती है ना मानक समय रेखा। तो मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो गाइस उसको देख ही लेते हैं, ठीक है। अभी तत्काल में देखेंगे हम तो हमको याद रहेगा, ठीक है, क्योंकि मैं भी इसको पढ़ा था। कोई चीज़ नहीं गाइस की पूरी चीज़ याद ही रहती है, ठीक है। देखिए यही है, तो कहा है आधी में छाता उड़ा, तो वही करते कि आधी में छाता उड़ा। आंध्र प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और उत्तर प्रदेश हो गया, ओडिशा हो गया। आंध्र प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ओडिशा हो गया। 5 राज्यों से होके गुजरती है। तो ये देखो, ये कर्क रेखा जा रही है, और ये क्या है कि ये आ रही है हमारा ये मतलब कि मानक रेखा। तो मानक रेखा दोनों कहाँ पे मिलती है, छत्तीसगढ़ में। कहाँ, छत्तीसगढ़ में दोनों आपस में मिलती है। तो इसी के लिए बोला है कि इसीलिए बोला था कि कर्क रेखा को मतलब यहाँ पे कर्क रेखा वह आपस में एक दूसरे को कहाँ मिलती है, छत्तीसगढ़ राज्य में मिलती है। मानक रेखा वह कर्क रेखा, ठीक है। तो ये आप लोग को बता दिए। फिर कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है, माही नदी है, ठीक है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली माही नदी। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी। यहाँ से गाइस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, यहाँ से पक्का एक प्रश्न बनेगा, ठीक है। क्या क्या है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है। मतलब कि भूमध्य रेखा को काटने वाली 2 बार नदी कौन सी है, भूमध्य रेखा को काटने वाली कांगो नदी है। मकर रेखा को काटने वाली लिम्पोपो नदी है। तो ये हमें इस बात को याद रखना है, ठीक है। फिर क्या है कि नेपाल, भूटान व अफगानिस्तान लैंडलॉक देश है। तो पूछ देता कभी कभी लैंडलॉक देश कौन कौन से है, तो नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान लैंडलॉक देश। जो लैंडलॉक देश का मतलब ये होता है ना गाइज कि जहाँ पानी से मतलब नहीं होता, उसके चारों तरफ ही क्या है कि है तो देखोगे तो यहाँ पे नेपाल है, तो नेपाल से इधर पहले क्या है कि कोई जल कोई वो नहीं है, तो वो हमारा हो गया। भूटान भी है, अफगानिस्तान भी है, तो ये हमारा क्या है कि भूटान, अफगानिस्तान ये सब लैंडलॉक देश है, ठीक है ना। फिर क्या है कि जल व स्थल से सीमा बनाने वाले पड़ोसी देश कौन है, जल और स्थल, जल और स्थल दोनों से सीमा बनाने वाले पड़ोसी देश हमारे कौन है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार। कौन है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, ठीक है। नेक्स्ट गाइस क्या दिया देखिए, कोशिका के बारे में दिया, कोशिका के बारे में गाइस दिया, ठीक है। देखिए क्या दिया है कि कोशिका के बारे में प्लेंड पार्टिकल जो दिया, प्लेंड कर दिया। राइबोसोम कोशिका को कहा जाता है ना, राइबोसोम कोशिका को कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इसे सबसे छोटा कोशिका अंग कहा जाता है। तो राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इससे सबसे छोटा मतलब कोशिका अंग कहा जाता है। तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, इसे सबसे छोटा कोशिकांग अंग कहा जाता है। फिर लाइसोसोम्स को आत्मघाती थैली कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइसोसोम्स को हम आत्मघाती थैली कहते हैं। ये प्रश्न बार बार पूछता है गाइज कि आत्मघाती थैली किसको कहते हैं, तो आत्मघाती थैली हमारा कौन होता है, लाइसोसोम होता है। तो लाइसोसोम को हम आत्मघाती थैली बोलते हैं ना। फिर दिया माइटोकॉन्ड्रिया में एडिनोसिन एटीपी होता है, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट को ही ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं। तो एटीपी क्या होता है, ऊर्जा की मात्रा होता है ना, ऊर्जा की क्या होता है, मात्रा होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एडिनोसिन ट्राईफास्फेट को क्या कहते हैं, ऊर्जा की मात्रा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट गाइज क्या कर रहा है कि केंद्रक व कोशिका द्रव को मिलाकर जीव द्रव बनता है। केंद्रक व कोशिका द्रव मिलाकर जीव द्रव बनता है ना। फिर क्या है, अब गाइज क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति संस्था कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 23 जून 1994 को, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का 23 जून 1994 को मुख्यालय कहाँ है, लुसाने स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1994 को, मुख्यालय का है लुसाने स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष थे क्रिस्टी कावेंडी थे। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थे क्रिस्टी कावेंडी थे। प्रथम महिला उपाध्यक्ष थे जिम्बाब्वे।
फिर इस संस्था ने प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन 1996 में एथेंस ग्रीस में करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या रहा है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना 1919 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है, दुबई में यूएई अबू धाबी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग की स्थापना कब हुई थी, 1909 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारतीय क्रिकेट मतलब कि नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी। अब बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में ना। तो हमें क्या है, बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी, तो वो मतलब क्या है कि बीसीसीआई की मतलब स्थापना कब हुई थी, हमारा स्थापना 1928 में हुई थी। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में, मुख्यालय कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में। तो हमें याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना 1909 में हुई थी। मुंबई आज का मुख्यालय कहाँ है, दुबई में है। क्रिकेट परिषद मतलब क्या है कि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, तो क्या गाइज यहाँ से आज हम लोग 30 पेज तक, कल 20 तक कंप्लीट है, आज 30 तक कंप्लीट किए। ठीक है, तो उसके बाद इस क्लास को इसी तरह हम करवाते डेली कंप्लीट करवाते रहेंगे। ठीक है, और और यहाँ पे इस क्लास को आज यहीं पे विराम देते हैं गाइज। थैंक यू, बाय।